गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। अपनी 6 क्लास की हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी चल रही थी, वो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 यूपीपीसीएस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक पहुँच सकते हो। और यूपीपीसीएस की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट, ठीक है। और ये जो डेली की प्रैक्टिस वीडियो होती हैं यूट्यूब की, इनके भी क्वेश्चन पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगे। आरओ एरो की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, उसका लाभ उठाते रहिएगा हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 30 प्रश्न तक हो गए थे कल, और 31 से स्टार्ट करेंगे 50 तक, ठीक है। 12 टॉपिक हम कवर करने हैं इसको, हम 6 क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संगमकालीन व्यापार, संगमकालीन ट्रेड से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए, दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत और व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। क्यों सड़कों का नहीं करते थे क्या? ये केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलत होते हैं, यूपीएससी में भी गलत होते हैं, स्टेट पीसीएस में भी गलत होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट और गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग दोनों का जो है प्रयोग करते थे, तो गलत ही अपने को ढूंढना है, तो बी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो देखिए, दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़क दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोज निकाले थे। ये व्यापारी जो है मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द की चर्चा की गई है। आपको बताना है कि ये जो मुवेंदार शब्द है, इसका प्रयोग किन परिवारों के लिए किया जाता था। चोल चेर पांडे, चोल राष्ट्रकूट पांडे, चोल चेर चंदेल, चंदेल चेर राष्ट्रकूट। मुवेंदार शब्द का प्रयोग किया जाता था चोल, चेर और पांडे के लिए, इन 3 परिवारों के लिए। तो मुवेंदार का अर्थ है 3 मुखिया, ठीक है। यह एक तमिल शब्द है और इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों को लिए किया जाता था, जो थे चोल, चेर, पांडे। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। और चोल चेर पांडे लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, ठीक है। ये 3 जो शासक थे, 3 शासक परिवार, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करता था। क्या यह बात सत्य है? ये करेक्ट है। पांड्यों की राजधानी मदुरई करेक्ट है। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम, ये तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर। नंबर 34 पर आ जाइए। दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। सातवाहन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो तीनों मुखियाओं चोल, चेर, पांडे के शासनकाल के लगभग 200 साल बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया कई बार। देखिए, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमीपुत्र वलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी शासक, सातवाहन शासक जो है वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। पूरे क्षेत्र के लिए जो है यही नाम प्रचलित था। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पीडी सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही स्टेटमेंट है। एक, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ, सबसे पहले यूरोप में हुआ, सबसे पहले यूनान में हुआ। एक ही चीज़ 4 स्टेटमेंट में लिखी है, चीन में, भारत में, यूरोप में, यूनान में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो सबसे पहले चीन में हुआ, और चीनियों ने बहुत समय तक इस तकनीक को छुपाए रखा, लेकिन बात नहीं छुपी, कुछ समय के बाद खुल गई। तो देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में लगभग 700 साल पहले हुआ था।
और चीनियों ने इस तकनीक को हजारों साल तक दुनिया से छुपाए रखा। 7,000 साल पहले हुआ था, ठीक है, 700 नहीं 7,000। और चीनियों ने इस तकनीक को हजारों सालों तक जो है दुनिया से छुपाए रखा। लेकिन आगे क्या होता है, चीन से पैदल घोड़ों पर और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे, ठीक है, और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से होकर ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। ठीक है, सारी लाइन लाइन टू लाइन लिखी है एनसीईआरटी की किताब में। आगे क्या होता है, लगभग 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच जो है रेशमी कपड़े पहनने का जो है एक फैशन सा बन गया, और रेशम की कीमत जो है बहुत ज़्यादा होने लगी। रेशमी नहीं, रेशम की कीमत बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि चीन से जो है इसे लाने में जो है दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था, तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से जो है शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। कथन कारण वाला स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही है, सही है या गलत है, या स्पष्टीकरण करेगा या स्पष्टीकरण नहीं करेगा। देखिए कथन क्या है कि कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। क्यों चाहते थे वो ऐसा, क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे, इसलिए। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर एकाधिकार हो गया इस सिल्क रूट पर, तो सारे जो कर हैं, जो शुल्क हैं, जो तोहफे हैं, वो हमको मिलेंगे। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी करता है, तो ये है इसका आंसर। तो देखिए, व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से भी सुरक्षा देते थे, ये भी एक बात थी। नंबर 37 पर आ जाइए। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। पेशावर और मथुरा जो है इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे कुषाणों के। ये सारी की सारी बातें सत्य हैं, गलत कुछ है नहीं। तो आंसर अपना क्या लगाना पड़ेगा हमको, डी। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, डी इसका आंसर होगा। फिर लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का हिस्सा था। देखिए, इनके शासनकाल से ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। कुषाण जो है इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे, सोने के सिक्कों का। नंबर 38 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र उपरोक्त में से कौन से कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। वसुमित्र करते थे, नागार्जुन करते थे, क्या करते थे, दूसरा तीसरा करेक्ट कर दें। अश्वघोष भी तो करते थे, बुद्ध चरित्र के लेखक, सारे के सारे ये डी है इसका आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। तो देखिए, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र ने लिखी है, बुद्ध की जीवनी जो कि है बुद्ध चरित्र, इसके रचनाकार कौन है, कवि अश्वघोष। अश्वघोष कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व की बात करें, वसुमित्र की बात करें, ये बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन की बात करें, ये विद्वान थे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे सभी। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय नहीं हो पाई, यह मध्य एशिया तक ही सिमट कर रह गई। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्या है इसका आंसर। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो गलत है नहीं, क्योंकि इनमें से एक सही है, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही भी नहीं है, क्योंकि इनमें से एक गलत है। तो गलत कौन सा है, ये गलत है, ये वाला सही है। बोधिसत्व की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई, मध्य एशिया में भी गई, चीन में भी गई, जापान में भी गई,
कोरिया में भी गई। तो देखिए मौर्य काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का हुआ विकास, और महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश जो है मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। अब बोधिसत्व की बात करें तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोग क्या करने लगे, शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना उन्होंने ठीक समझने लगा। ठीक है। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा इतनी लोकप्रिय हो गई कि पूरे एशिया में, चीन में, और चीन के बाद कोरिया में, और कोरिया के बाद जापान तक फैल गई। तो डी उत्तर हम देंगे, मतलब बी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में कुछ कथन है यहाँ पर। देखिए बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। और दूसरा स्टेटमेंट है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो उपयोग दोनों के दोनों सही हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अन्य भागों में भी हुआ, और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार जो है क्रम आपको बताना है। इसमें कौन आया सबसे पहले, इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान संयुग्मन, या फिर फाहियान संयुग्मन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। इसकी एक ट्रिक है, चीनी यात्री को फांसी हुई। फा मतलब फाहियान, सी संयुग्मन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। बी करेक्ट है इसका। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो फाहियान, उसके बाद आएंगे संयुग्मन, उसके बाद ह्वेनसांग, और सबसे अंत में इत्सिंग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है। चीनी यात्री को फांसी हुई, ये ट्रिक है, फांसी हुई। ये साइलेंट है इतना, ये रेड वाला जो है ट्रिक है। फा मतलब फाहियान, सी फॉर संयुग्मन, हु फॉर ह्वेनसांग, ई इत्सिंग। नंबर 42 पर आ जाइए। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए कालसी में तो कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, और यहाँ से अशोक का एकमात्र शिलालेख प्राप्त हुआ है उत्तराखंड में, कहीं भी और कहीं नहीं है। तो ये तो होगा नहीं, ये है मध्य प्रदेश का ऐरण। बी है इसका आंसर। तो विष्णु के वराह रूप की मूर्ति ऐरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को जो है एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, वो सीरियल में देखा होगा आपने। नंबर 43 पर आ जाइए। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, और भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में भी की गई है। और भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी देवता मानव, सिंह, पेड़ अथवा किसी अन्य रूप में जो है हो सकते हैं। ऐसा है क्या, भक्ति मार्गी ऐसे मानते थे क्या, उनके देवी देवता मानव के रूप में, शेर के रूप में, पेड़ के रूप में, अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। दूसरा तीसरा भी, मतलब पहला भी सही है सारे। तो देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है। इसमें विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, विष्णु की, शिव की और दुर्गा जैसी देवी देवताओं शामिल हैं इनमें। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है, और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। देखिए भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। नंबर 44 पर आ जाइए। लगभग 2000 साल वर्ष पहले कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा से उपाय सिंचाई के लिए किए गए। नहरें बनाई गई, तालाब खुदवाए गए, कुएं खुदवाए गए, कृत्रिम जलाशय, सभी तो था। 1 2 3 4।
तो लगभग 2500 साल पहले कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि इस समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपाई, ठीक है, कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई या उपयोगी साबित हुई, और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। नंबर 45 पर आ जाइए। लगभग 2500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गजपति, गृहपति, ग्राम भोजक, भूपति। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ग्राम भोजक कहा जाता था गांव के मुखिया को या गांव के प्रधान को। नंबर 46 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना तथा नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में है ग्रामवासी, सूची 2 में है नाम उनके। मिला दीजिए। सूची 1 में क्या है? ग्रामवासी। और ग्रामवासी कौन? बड़े भूस्वामी किससे मिलेंगे? हलवाही किससे मिलेंगे? भूमिहीन मजदूर किससे मिलेंगे? दास किससे मिलेंगे? क्या क्या कहा जाएगा इनको अलग अलग नामों से? देखिए, ग्रामवासी बड़े भूस्वामी कहा जाते थे विलल्ला, ठीक है, ग्रामवासियों को क्या कहा जाता था? विलल्ला। हलवाहे कहे जाते थे उड़बार, उड़बार हलवाहे। भूमिहीन मजदूर हो गए कडेशियार, और दास कहे जाते थे अदिमई। तो 4 3 2 1 की सीरीज यहाँ बन रही है। किसमें? 4 3 2 1, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांव में, ठीक है, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलल्ला, भूस्वामी क्या हो गए? वेलल्ला हो गए, और साधारण हलवाहों को उड़बार कहा जाता था। वहीं भूमिहीन मजदूर, जिसमें दास भी शामिल हैं, उनको कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। ये संगम साहित्य में जो है उल्लेखित है, ठीक है। भूमिहीन मजदूर क्या हो गए? कडेसियार हो गए, और दास हो गए अदिमई। नंबर 47 पर आ जाइए। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तमिल से। तो देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पहले हुई थी। इन्हें जो है संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। नंबर 48 पर आ जाइए। 48वां प्रश्न, ये कथन कारण वाला प्रश्न है। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कथन क्या कहता है, कारण क्या कहता है? कथन कहता है कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका स्पष्टीकरण भी करेगा, यानी ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, तो दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए जो है भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है वो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही? मथुरा रही कुषाणों की दूसरी राजधानी यहाँ पर। तो देखिए, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। और यहाँ बौद्ध विहार, जैन विहार, ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार है, बौद्ध विहार है और जैन मंदिर है, ठीक है। और यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा वर्तमान में कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न क्या कहता है? प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई जो है कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के सुंदर बर्तनों को जो है उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उत्तर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में।
बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था क्योंकि ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं। ये सही है बात। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, नगरीय पुरास्थलों में बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र जो है कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्राय जो है काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री और पुरुष दोनों जो है काम करते थे। तो ये जो है 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं 6 क्लास की ज्योग्राफी हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। ठीक है, 1 से 50 तक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप यूपीपीसीएस की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। धन्यवाद।